ड्रामे की शुरुआत में हम फैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी होकर के रोते हुए ड्रिंक कर रहा था क्योंकि किसी ने उसके फादर सहित पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट करके रह गया था क्योंकि उसे शक था कि इन सब के पीछे उसकी प्रेमिका लीजा के फादर का हाथ था। तभी वहाँ पर लीजा आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, जिसे देख करके फैंग गुस्से से पागल हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे फादर ने मेरे फादर के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया और आखिर उन्हें क्यों फंसाया। जिस पर लीजा कहती कि आप नशे में, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पर फैंग तो मॉन्स्टर बन जाता है और लीजा को हर्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसे मार ही डालेगा, इसीलिए वो फौरन से रुक जाता है और गिल्ट फील करते हुए उसे कहने लग जाता है कि आखिर मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसे किस करता है और यहाँ पर वो उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अकेला पाता है और रात वाली बात को एक सपना समझ करके सोचने लगता है और भूल जाता है। और अब हमें यहाँ से 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग एक कूल और रूथलेस गवर्नर बन चुका था जो कि क्रिमिनल की वेडिंग पार्टी में बिना डर के अपने सिपाहियों के साथ में इंटर करता है, जिसे देख करके वो क्रिमिनल जिसका नाम मैक्सिमस है वो कहता है कि आप मेरी शादी में आकर के हमारे पार्टी को 4 चांद लगा दिए। तभी लीजा नशे में धुत फैंग से आकर के टकरा जाती है, जिसके पीछे मैक्सिमस के आदमी होते हैं। फैंग पूछता है कि क्या ये तुम्हारी न्यू मिस्ट्रेस है, जिस पर मैक्सिमस अपने आदमी से कहता है कि जल्दी से इसे अंदर लेकर के जाओ, जिस पर वो आदमी लीजा को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। तभी फैंग इशारा करता है और उसके एक इशारे पर सारे सिपाही उनकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, जहाँ फैंग लीजा को अपनी तरफ खींच करके कहता है कि अब से ये मेरी वुमेन है। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने साथ लेकर के जाने लगता है, पर उसे रोक पाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती है और यहाँ पर वो उसे अपने मेंशन में लेकर के जाता है और किंग साइज बेड पर ले जा करके पटक देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है, जिस पर लीजा उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इस बात पर फैंग उससे गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 7 साल के बाद देख रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शेमलेस और चीप टाइप की औरत बन जाओगी। लेकिन लीजा इतने पर भी नहीं रुकती क्योंकि वो नशे में थी और वो उसे सेड्यूस करने लगती है, जिस पर फैंग का माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और वो भी बहक जाता है। पर फिर वो अचानक से उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि अभी मैं तुम्हारा नशा उतारता हूँ। इतना कहकर के उसे टब में ले जाकर के डाल देता है और कहता है कि उतरा या नहीं तुम्हारा नशा, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि लीजा इतने सालों के बाद में अचानक से कैसे अपीयर हो गई और वो मैक्सिमस के पास कैसे पहुंच गई। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने सुना है कि उन्हें जानबूझकर के नशा दिया गया है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर के फैंग भागता हुआ लीजा के पास जाता है जहाँ वो टब में डूबी पड़ी हुई थी, जहाँ वो उसे फौरन से बाहर निकालता है। कुछ देर के बाद में जब वो उसके सामने आती है तो उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है। तो फैंग कहता है कि तुम तो मैक्सिमस की 5वीं पत्नी बनने वाली थी, मैंने तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी। तो लीजा कहती कि ये सच नहीं है। ये सुनकर के फैंग फायर हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर के बुला सको, और मैं अब तक नहीं भूला कि तुम्हारे फादर ने कैसे मेरे हु फैमिली पर झूठा क्राइम का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से मेरे परिवार के 13 मेंबर्स को बंदी बना लिया गया और उन 13 मेंबर्स की मौत की वजह से तुम्हारे फादर है और अब तक मेरे अंकल का भी मुझे पता नहीं चल पाया है। तो लीजा कहती कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी हर बातों को एक्सप्लेन करूंगी। तो फैंग कहता है कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगी जो कि इतना बड़ा कांड होने के बाद में अपने फादर के साथ में भाग गई, जिस पर लीजा कहती कि मैं भागी नहीं थी। और यहाँ पर वो याद करती कि कैसे उसके फादर ने उसे बेहोश करके वहाँ से दूर भेज दिया था। और यहाँ पर वो फैंग को ये बात नहीं बताती कि जाने से पहले उसी ने उसके साथ में नाइट एक्सपेंड किया था जब फैंग नशे में था। फैंग उससे कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे फादर को क्या लगता है कि तुम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, मैं तुम्हारी लाइफ नर्क से भी बदतर बना दूंगा। और वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मिस्ट्रेस बनने की जॉब छोड़ दी है, पहले तो तुम मेरे अंकल के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो गई और अब इतने सालों के बाद में तुम मैक्सिमस की 5वीं पत्नी बनने जा रही थी। जिस पर लीजा उसे धक्का देते हुए कहती कि मैं वहाँ पर सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे शक था कि तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के पीछे मैक्सिमस का भी हाथ है, पर उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ करके नशा दे दिया। इस बात पर फैंग कड़वी हंसी हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जैसी झूठी औरत आज तक नहीं देखी। तुम मैक्सिमस पर दोष डाल करके अपने फादर को फ्रेम नहीं कर सकती हो। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ है। जिस पर लीजा कहती कि मैंने अपने फादर को पिछले 7 सालों से नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ चले गए। तो फैंग कहता है कि फिर ठीक है, अब से तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहोगे, मैं तुम्हें यहीं पर लॉक करके रखने वाला हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। तो लीजा कहती कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर के वो वहाँ से भागने लगती है, पर फैंग उसे पकड़ लेता है और वहाँ से भागने नहीं देता है, जिसकी वजह से लीजा गिर जाती है और कहती कि फैंग आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं रहेगी जो कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सको, क्योंकि मैं एक गवर्नर हूँ। और रही बात पहले वाली फैंग की, तो वो कब का मर चुका है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि मेरी किसी भी बातों को काटने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारे पैर हाथ तोड़ करके रख दूंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट के पास जाकर के उससे कहता है कि लीजा के फादर को जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करो। जहाँ वो उस रात की बात याद करता है जब उसने लीजा के साथ में नाइट एक्सपेंड किया था और कहता है कि अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ से दूर भेज दिया था तो क्या सच में मैंने वो सपना देखा था जब मैं नशे में था। दूसरी तरफ लीजा किसी तरीके से पीछे की खिड़की से भाग जाती है और अपने बेटे सीचन के पास चली जाती है, जहाँ सीचन अपनी माँ को देख करके उससे कहता है कि माँ आप कहाँ चली गई थी, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। जिस पर लीजा उसे बताती है कि आज मैं एक पुराने दोस्त से मिली थी और यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो इस सिटी को छोड़
करके और फैंग की नजरों से कहीं दूर शीचेन को लेकर के चली जाएगी क्योंकि वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीचेन फैंग का ही बेटा है, पर रास्ते में शीचेन की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जहाँ लीजा उसे फौरन से हॉस्पिटल की तरफ लेकर के भागती है। इधर फैंग को पता चलता है कि लीजा मेंशन छोड़ करके भाग गई है और वो हॉस्पिटल में गई है। ये सुनकर के फैंग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो हॉस्पिटल क्यों गई है, क्या वो बीमार है। इधर लीजा शीचेन को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है और बताती कि इसे हार्ट डिजीज है, प्लीज इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, जिस पर डॉक्टर उसे फौरन से लेकर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फैंग किसी मैडमैन की तरह हॉस्पिटल में इंटर करता है और लीजा को अकेले में ले जाकर के उससे कहता है कि तुम्हारा तो एक बेटा भी है, आखिर वो किस जंगली आदमी की नाजायज औलाद है, ये बताओ मुझे। यहाँ पर फैंग का गुस्से से पारा हाई होता हुआ देख करके लीजा कहती कि अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा आपके हो परिवार का है। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और कहता है खबरदार, जो तुमने उसे मेरे हो परिवार का नाम देने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी किसी भी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता हूँ, न जाने किस गंदे खून का हिस्सा है वो। इतना कहकर के वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम एक डिस्कस्टिंग वुमेन हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और ड्रिंक करते हुए पास्ट की बात सोचने लग जाता है, जहाँ वो अपने फादर के पास जाकर के कहता है कि आखिर आप लीजा की शादी अंकल शैन के साथ में कैसे तय कर सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि ये शादी उन दोनों के बीच में बचपन में ही तय कर दी गई थी। तो फैंग कहता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। इस बात पर उसके फादर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहते कि खबरदार, जो तुमने इसमें उपद्रव मचाने की हिम्मत भी की, आज से तुम लीजा को अपनी लवर की निगाहों से देखना बंद कर दो, अब से वो तुम्हारी आंटी है। और अब प्रेजेंट टाइम में वो सोचता है कि लीजा तुम आखिर इतनी चीप औरत कैसे हो गई। इधर डॉक्टर लीजा को बताते हैं कि शीशेन को स्टेबल करने के लिए खास तरीके की इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड लिली के पास जाकर के उससे मिलती है और बताती है कि मुझे इस मेडिसिन की जरूरत है, पर वो सिर्फ गवर्नर के अंडर में आता है। तो वो कहती कि पर वो तो तुमसे नफरत करता है, आखिर तुमसे सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देती हो। तो लीजा कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो शीशेन को नुकसान न पहुंचाए। तो उसकी फ्रेंड कहती कि फिर तुम क्या करोगी। तो लीजा कहती कि मैं उसके आगे जाकर के भीख मांगूंगी। यहाँ पर लीजा फौरन से गवर्नर मेंशन जाती है, पर उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर नील डाउन होकर के बैठ जाती है और उसी पोजीशन में मेंशन के सामने रात तक बैठी रहती है। इधर फैंग अपने पास्ट की दर्दनाक यादों की वजह से जूझ रहा होता है और फ्रस्ट्रेट होकर के खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि हमने पता किया है कि लीजा 7 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उस बच्चे के फादर का नाम हमेशा ही अननोन रहा है, जहाँ हम इस बात का पता नहीं कर पाए कि आखिर उस बच्चे का फादर कौन है, पर उसे हार्ट डिजीज है और उसे आप ही बचा सकते हैं। फैंग लीजा को देखता है कि वो किस तरीके से बारिश में बैठी है और बेहोश हो जाती है, जिस पर फैंग उसके सामने जाता है। तो लीजा उसे देख करके मेडिसिन के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो फैंग कहता है कि ठीक इसी तरीके से मेरा परिवार भी तड़पा था और सबके सब मारे गए, जिस पर लीजा कहती है कि इन सब में मेरे बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, अगर आप उसे बचा लेते तो मैं बदले में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप मुझसे करने के लिए कहेंगे, तो प्लीज इतने हर्टलेस मत बनिए। तो वो कहता है कि क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है कि हाँ, जिस पर वो उसे अंदर ले जाकर के कहता है कि चलो मुझे प्लीज करो। तो लीजा उससे कहती है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो फैंग कहता है कि एक तो तुमने मेरे अंकल को धोखा दिया, तुम्हारे पास में ऑलरेडी किसी और का बच्चा है। यहाँ पर वो अपने बारे में मेंशन नहीं करता है और कहता है कि मैं किसी के ऊपर खुद को कभी भी फोर्स नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो। जिस पर लीजा ना चाहते हुए उसके सामने अपना ड्रेस खोल देती है। तो फैंग कहता है कि इसे प्लीज करना नहीं कहते हैं। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लीजा उसे रोक करके उसे सोफे की तरफ पुश करती है और उसे गोद में जा करके बैठ जाती है, जिसके बाद में उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके कहती है क्या ये अंदाज हमारे गवर्नर साहब को पसंद आया। इतना कहकर कि उसे सिड्यूस करने लगती है, जिस पर फैंग पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है और जबरदस्ती उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। ये सब होने के बाद में लीजा उससे कहती है कि अब तो मुझे वो इंजेक्शन दे दीजिए। तो फैंग कहता है कि अफसोस की बात तो ये है कि तुम मुझे बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और ढेर सारी दवाइयाँ खाने लगता है, जिस पर असिस्टेंट उससे कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको, जो कि आपको फिर से अटैक पड़ने लगा है। तो फैंग कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं तब तक नहीं मरने वाला हूँ जब तक कि मैं अपने दुश्मनों को सजा नहीं दे देता हूँ। इधर लीजा के बेटे की कंडीशन काफी खराब हो जाती है, जिसका सदमा लीजा को काफी गहरा लग जाता है। पर तभी वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है, जहाँ लीजा उसके सामने फिर से गिड़गिड़ाने लगती है और ये बताने से पहले ही बेहोश हो जाती है कि शीशेन उसी का बेटा है। जहाँ फैंग उसे वापस से अपने मेंशन लेकर के जाता है और काफी केयरफुली बेड पर लिटाता है, जहाँ लीजा अभी भी नींद में यही कह रही होती कि प्लीज शीशेन को बचा लीजिए। अब कुछ देर के बाद में जब वो होश में आती तो वो फौरन से बाहर निकलती है, जहाँ असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि आप मेंशन से बाहर नहीं जा सकती है। तो लीजा कहती कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है। तो उसे बताता है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर फैंग आता है तो लीजा उससे कहती कि प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए जाने दीजिए, जिस पर फैंग उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और उसे ट्रैप करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारा डील याद है ना, तो अब से तुम मेरी वुमन बनोगी। इतना कहकर के उसे गर्दन पर बाइट करते हुए उसे मार्क करता है कि अब से वो उसी से बिलोंग करती है। और यहाँ पर हम उसकी नजरों में साफ ऑब्सेशन और जेलेसी की भावना देख पा रहे होते हैं, जहाँ वो लीजा को किस करते हुए अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मिस लीजा को हॉस्पिटल लेकर के जाओ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में लीजा शीशेन से मिलने के
लिए हॉस्पिटल चली जाती है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लीजा का बेस्ट फ्रेंड लू आता है, जिसे देख करके लीजा खुश हो जाती है और शीशिन भी खुश हो जाता है। जहाँ लू शीशिन को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देता है और वो लीजा को बताता है कि जब मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, जहाँ मैंने डॉक्टर रियान से बात की थी कि वो शीशिन का इलाज कर दे, क्योंकि वो न्यू टाउन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैंने उनके आगे काफी रिक्वेस्ट की कि वो शीशिन का इलाज कर दी। ये सुनकर के लीजा काफी खुश हो जाती है और कहती है कि लू 7 साल पहले तुमने मेरी बहुत मदद की थी। मेरा बेटा तुम्हारे साथ में पला बड़ा है। मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। तो लू कहता है कि मुझे शीशिन का फादर बनने का मौका दो। मैं पूरे हक के साथ में उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। प्लीज लीजा मुझसे शादी कर लो। इतने पर तो वहाँ पर फैंग आ जाता है और उसकी बातों को सुन करके तो उसके जलेसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो लीजा के पास आकर के उसका हाथ साफ करने लगता है, जिसे अभी अभी लू ने पकड़ रखा था। और वो उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए। तो लू उससे कहता है कि फैंग आप इस सिटी के गवर्नर हैं, जो कि एक बहुत ही सम्मानीय पद है। लीजा आपके अंकल की होने वाली वाइफ थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पावर का यूज किसी लड़की के ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम है। ये सुनकर के फैंग का पारा हाई हो जाता है और वो गन निकालने लगता है, पर लीजा उसे रोक करके लू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो लू फैंग से कहता है कि अपने गुस्से और पावर का यूज आप अपने आर्मी पर करिए, ना कि किसी मासूम पर। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जब फैंग लीजा को गुस्से से पकड़ करके उससे कहता है कि आखिर ये आदमी कौन था और तुम्हारा इसके साथ में क्या रिलेशन है। तो वो कहती है कि वो मेरा बस फ्रेंड है। तो फैंग कहता है कि कैसा फ्रेंड, क्या फ्रेंड शादी के लिए प्रपोज करते हैं? आखिर तुम्हारी जिंदगी में कितने मर्द हैं? तभी वहाँ पर शीशिन आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर के फैंग लीजा को छोड़ देता है। जहाँ शीशिन फैंग को हक करते हुए कहता है कि अंकल आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप थोड़ा सा नीचे झुकेंगे? ये सुनकर के फैंग उसकी तरफ झुकता है, जिस पर शीशिन उसकी चीक पर किस कर देता है। ये देख करके तो लीजा काफी डर जाती है, लेकिन फैंग कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है और बहुत कोल्डली तरीके से कहता है कि इसके डिस्चार्ज होने के बाद में तुम दोनों मेरे मेंशन में ही शिफ्ट हो जाना, और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद में फिर से उसके पास्ट की वजह से उसे पैनिक अटैक पड़ने लगता है और वो खुद को हर्ट करने जा रहा होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि लीजा आखिर तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वो खुद को कंट्रोल करने के लिए फिर से मेडिसिन खाता है। कुछ देर के बाद में शीशिन फैंग की स्टडी रूम तक पहुंच जाता है। तो फैंग उससे कहता है कि ये जगह खेलने की नहीं है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शीशिन कहता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए माँ मुझे बाहर नहीं जाने दे रही है, इसलिए मैं बहुत बोर हो रहा था। इतना कहकर कि वो फैंग की गन को देखने लगता है, जिस पर वो उसे अपना गन असेंबल करने के लिए देता है। तो शीशिन उसे बड़ी आसानी से असेंबल करके उसे दिखा देता है। ये देख करके फैंग हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं तो इस बच्चे को एकदम लाइक नहीं करता हूँ, फिर इसके साथ में मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है। और यहाँ पर वो उससे बात करने लगता है और गन के बारे में समझाने लगता है। तभी वहाँ पर लीजा आती है और उन दोनों को साथ में देख करके काफी डर जाती है। शीशिन कहता है कि अंकल आपने माँ को गन दिखा करके डरा दिया, जिस पर लीजा फौरन से शीशिन को फैंग से दूर करती है और वहाँ से लेकर के चली जाती है। और जब वो शीशिन को सुला करके बाहर वापस आती है तो फैंग से टकरा जाती है। तो फैंग उसे पकड़ करके पूछता है कि आखिर तुम इतना डरती क्यों जब शीशिन मेरे पास आता है, जिस पर लीजा कहती है क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन के बारे में उसे पता चले। तो फैंग कहता है कि कैसा रिलेशन, तुम सिर्फ मुझे अपने आप को बेच रही हो, वो भी मेडिसिन के बदले। अगर तुम चाहती हो कि ये बात किसी को भी ना पता चले तो मुझे किस करो, जिस पर लीजा उसे फौरन से किस करती है। पर तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देख करके लीजा का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। जहाँ फैंग अपने असिस्टेंट के साथ में ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट उसे कुछ पेपर दिखाते हुए बताता है कि आपके खिलाफ किसी ने झूठी न्यूज छापी है कि आपने टैक्स चोरी किया है और जनता के पैसों का गबन किया है। ये न्यूज देख करके जनता भी गवर्नर मेंशन के बाहर काफी भड़की हुई होती है, जिसे देख करके फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस न्यूज रिपोर्टर के हेड से लेकर के सारे एम्प्लॉयज को गिरफ्तार कर लो, ये मेरा ऑर्डर है। इधर लीजा भी इस बात से काफी परेशान होती है, क्योंकि उस न्यूज का हेड लू था और इसीलिए वो उसके पास प्रेस ऑफिस में पहुंच जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने फैंग के खिलाफ ये न्यूज छापी है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो दोषी है। तो लीजा कहती है क्या आपके पास में कोई सबूत है उनके खिलाफ। तो लू कहता है कि मुझे किसी ने सीक्रेट जानकारी दी थी। इस बात पर लीजा भड़क जाती है और कहती है किसी की जानकारी दे देने से न्यूज नहीं छापी जाती जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, और फैंग को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस तरीके का इंसान नहीं है। तभी वहाँ पर फैंग अपने आर्मी के साथ आ जाता है और कहता है कि जिसने भी गलत न्यूज छापी है मैं उसे अभी के अभी अरेस्ट करता हूँ। तो लू कहता है कि आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इतना कह करके वो उसे पकड़ लेता है, जिस पर लीजा फैंग से कहती कि इसमें से कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। इस बात पर फैंग बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो कि तुम इसे पब्लिकली डिफेंड कर रही हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है और उसे घर ले जाकर के बेड पर पटक देता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम लू को बहुत चाहती हो, तभी तो तुम सबके सामने उसे मुझसे
छोड़ने के लिए कह रही थी, लगता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। लीजा उससे कहती कि लू एक बुरा इंसान नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और है। तो फैंग कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा उसके साथ में कंटिन्यू अफेयर चल रहा है। तो लीजा कहती कि ऐसी बात नहीं है। तो फैंग कहता है कि शट अप, ये मत भूलना कि तुम और तुम्हारी बॉडी अब मेरी है, जिसे तुम सेल कर रही हो। इस बात पर लीजा उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद तो फैंग जेलेसी के मारे जानवर बन जाता है और बिना किसी मर्जी की उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। दूसरी तरफ हम मैक्सिमस को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सारा किया धरा उसी का था, क्योंकि वो फैंग का ट्रांसफर चाहता था और उसे गवर्नर की पोस्ट से हटवाना चाहता था, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था और उसके रास्ते का कांटा बार बार फैंग बन रहा था। इसीलिए उसने लू को गलत इन्फॉर्मेशन भेजी थी। इधर फैंग ये सब होने के बाद में काफी गिल्ट में होता है, क्योंकि लीजा उसके ऐसे जानवर जैसे बिहेवियर से काफी डरी हुई थी। जहाँ फैंग उसे हक करके माफी मांगना चाहता था, लेकिन तब तक उसे असिस्टेंट बुला लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ असिस्टेंट उससे इस टॉपिक पर बात करने लगता है, पर फैंग उससे पूछता है कि अगर तुमने किसी को बिना रीजन हर्ट किया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि आपका मतलब मिस लीजा से? ओ गॉड, आखिर आप उन्हें इतना हर्ट क्यों करते हैं? वो मेरे सामने लू से मिलने के लिए गई थी ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर उसने गलत न्यूज आपके खिलाफ क्यों छापी है और उसे इसके बदले आपसे माफी मांगनी चाहिए। ये सुन करके तो फैंग को और भी ज्यादा गिल्ट फील होता है। कुछ देर के बाद में फैंग के पास में शीचेन आता है और उसे बताता है कि मार्च बहुत दुखी लग रही थी, इसीलिए वो पापा की दी गई टोकन को देख करके काफी रो रही थी, क्योंकि वो जब भी दुखी होती है तो वो उस टोकन को देख करके रोती है। उसके मुंह से उसके फादर का नाम सुन करके तो फैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बुला करके कहता है कि शीचेन को रेस्ट करने के लिए उसके रूम में ले जाओ। उसके जाने के बाद में फैंग फिर से पागल हो जाता है और सोचता है कि लीजा तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी आत्मा सब कुछ मेरा है, तुम्हें दूसरे आदमी को याद करना अलाउ नहीं है। अब उसे क्या पता था कि लीजा तो उसे ही याद कर रही थी और उसी की दी गई टोकन को हमेशा देखती थी, जो कि उसने 7 साल पहले उसे दिया था। अब इन सभी बातों को लेकर के उसे फिर से अटैक पड़ने लगता है और उसे फौरन से मेडिसिन खाना पड़ता है, जहाँ वो कहता है कि लीजा प्लीज मुझसे डरो मत, मुझसे दूर मत भागो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल में आने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि लू को रिहा कर दो और इस मामले की अच्छे से जांच करो। जिसके बाद वो लीजा को देखता है और उसे बताता है कि मैंने लू को रिहा करवा दिया। तो लीजा कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो उससे डरी हुई थी। तो फैंग उसे पीछे से पकड़ करके कहता है कि प्लीज मुझसे डरो मत, मुझसे खुद को छुपाओ मत। जिस पर लीजा रोते हुए कहती कि मैं ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसे आप किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। ये सुनकर के फैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझसे इस तरीके से बात करने की। पर फिर वो उसे देखता है कि लीजा रो रही है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि याद रखना कि तुम लू से दूर रहो, वरना तुम कभी भी उसे नहीं देख पाओगी। ये सुनकर के वो वहाँ से चली जाती है और फिर से लू के पास जाकर के उससे पूछने की कोशिश करती कि आखिर उसे फेक इन्फॉर्मेशन किसने भेजा था। यहाँ पर वो दोनों अपना अपना दिमाग दौड़ाते हैं, पर सही आदमी तक नहीं पहुँच पाते हैं। लीजा जब घर वापस लौट करके आती है तो वो शीचेन को फैंग के साथ में देखती है, जहाँ मेड लीजा के लिए स्नैक्स लेकर के आती है, पर वो उसे देख करके समझ जाती है कि इसे फैंग ने बनाया है, इसीलिए वो उसे बिना खाए वहाँ से चली जाती है। फैंग इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक नकाबपोश आदमी को कुछ गुंडे धमका रहे थे, जहाँ वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और उन गुंडों का ध्यान भटका देती है, जिसकी वजह से वो नकाबपोश आदमी लीजा को लेकर के दूसरे डायरेक्शन में भाग जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। जिसके बाद में लीजा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वो आदमी अपने पॉकेट से एक तस्वीर निकालता है जिसमें कि लीजा उसके साथ में होती है। अब तो हमें ये बात आगे पता चलेगी आखिर ये है कौन। अब लीजा जब घर के अंदर आती है तो किसी का कॉल रिसीव करती है और कहती है कि बस मैं आ रही हूँ। तभी उसे फैंग देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। फैंग को देख करके लीजा काफी डर जाती है। ये देख करके फैंग को अच्छा नहीं लगता है और उसे कहता है कि आज शीचेन का डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है, वैसे अगर तुम कहीं जा रही हो तो जा सकती हो, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा और उसे डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे खुश देख करके फैंग के फेस पर पहली बार स्माइल आता है। इधर लीजा लू के पास जाकर के उससे पूछती है कुछ पता चला क्या। तो बताता है कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन तो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे मैक्सिमस का हाथ है। मैक्सिमस का नाम सुन करके तो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे उसके ऊपर शुरुआत से और भी मामलों को लेकर के शक था, इसीलिए वो उसके साथ एक जगह चलने के लिए कहती है। इधर फैंग लीजा के बेटे के रूम में जाता है और उसके सामने बहुत प्यार से पेश आता है और उसे अपने साथ में डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। इधर लीजा लू के साथ में एक बहुत ही बड़ी होटल में इंटर करती है, जहाँ वो दोनों अमीर बनने का नाटक करते हैं और एज ए कपल एक दूसरे के साथ में जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर एक लग्जरी रूम बुक करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो होटल मैक्सिमस के घर के सामने था, जहाँ वो दोनों उसकी जासूसी करने के लिए गए थे। इधर फैंग का असिस्टेंट फैंग के कान में आकर के कुछ बताता है, जिसे सुन करके फैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डेंजरस हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गई हो। इधर वो नकाबपोश आदमी मैक्सिमस से मिलता है, जहाँ वो अपना फेस रिवील करता है, जहाँ वो आदमी विंडो के अपोजिट डायरेक्शन
सेक्शन में बैठता है, जिसकी वजह से लू और लीजा उसका फेस नहीं देख पा रहे होते हैं। और वो मैक्सिमस से पूछता है कि मैं एक साधारण सा टीचर हूँ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या कोई खास वजह है? तो मैक्सिमस कहता है कि आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर शेन, ये रहा आपका कुछ इनाम। मैं बस इतना चाहता हूँ कि फैंग को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया जाए और उसका पावर छीन करके उसका करियर बर्बाद कर दिया जाए। तो वो कहता है कि ठीक है, पर मेरा एक शिपमेंट है जिसे आपको पास करवाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, डील यहाँ पर तय होता है। इधर लीजा और लू ना ही उन दोनों की बात सुन पा रहे थे और ना ही उस आदमी का फेस देख पा रहे थे। अब शैन वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख करके लीजा हड़बड़ा जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसकी वजह से वो स्लिप होकर के गिरने लगती है। तो लू उसे पकड़ लेता है। तब तक वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है और उन्हें इस तरीके से चिपका हुआ देख करके तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। लीजा भी उसे देख करके शॉक्ड रह जाती है। फैंग कहता है कि तुम इतनी डिस्परेट हो इस लू के लिए, जो कि इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हो। जिस पर लू कहता है कि लीजा से दूर रहो और उसे हट करने की सोचना भी मत। इस बात पर फैंग उसे एक पंच मार देता है और लीजा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि अब तुम देखो, मैं तुम्हें मेंशन से एक कदम भी बाहर नहीं रखने दूंगा। तो लीजा कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पर फैंग जेलसी और गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि लू को गन पॉइंट करके लीजा को बेइंतहा सा किस करने लगता है और कहता है कि मैं लीजा को अपने पास रखने के लिए सारी हदें पार कर दूंगा, भले ही मुझे इसके लिए इसे जिंदगी भर ही क्यों लॉक करके रखना पड़े। इतना कह करके वो उसे उठा करके वहाँ से मेंशन लेकर के चला जाता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से मैक्सिमस पर नजर रखने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे उसकी हर एक प्लान का पता चलना चाहिए और ध्यान रहे कि लीजा मेंशन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि आखिर आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप ये सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमस उनकी जान का दुश्मन बन गया है। तो फैंग कहता है कि मैं इस बात को बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। तभी वहाँ पर उसका एक सिपाही उसके लिए इन्विटेशन लेकर के आता है, जिसे देख करके फैंग वहाँ पर चला जाता है, जहाँ हम उसी नकाबपोश आदमी शेन को देखते हैं, जो कि फैंग के सामने बैठा होता है, जो कि मैक्सिमस का सारा प्लान उसे बता देता है और डीलिंग वाली जगह पर उसे बुला करके उल्टा उसे ही फंसा देता है। तभी वहाँ पर फैंग की एंट्री होती है, जो कि मैक्सिमस को उसके इलीगल व्यापार के लिए अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और मैक्सिमस शेन को मारने वाला होता है, पर तब तक उसे बचाने के लिए फैंग बीच में आ जाता है और उसे लग जाती है। और इसी बात का फायदा उठा करके मैक्सिमस वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन उसका राइट हैंड पकड़ा जाता है। अब असिस्टेंट फौरन से फैंग को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, अगर आपको फीवर चढ़ता है तो फौरन से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। जहाँ असिस्टेंट फैंग से कहता है कि क्या मैं आपकी देखभाल करने के लिए मिस लीजा को यहाँ पर बुलाऊं? तो फैंग कहता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लीजा को ये बात पता चले। लेकिन असिस्टेंट उसकी बातों को इग्नोर करके शीशे के जरिए लीजा तक ये बात पहुंचवा देता है। ये सुनकर के लीजा काफी परेशान होकर के फैंग के पास आती है, जिसे देख करके फैंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं है। तो लीजा कहती है कि आपको जरूरत है। इतने पर फैंग उसे अपनी ओर खींच करके उसे किस कर देता है और उससे जानबूझ करके उसके साथ बिताए गए रात के बारे में डर्टी बातें करने लगता है। उसकी सीमलेस बातें सुनकर के लीजा वहाँ से चली जाती है, पर फैंग की चोट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो लीजा फिर से वापस से लौट करके उसके पास आती है और कहती है कि आपको तो सच में चोट लगी है, आखिर आप ये सब हरकत करके मुझे पागल क्यों बना रहे हैं? इतना कह करके वो उसकी पट्टी बहुत प्यार से करती है। तो फैंग कहता है कि आखिर तुम मेरा ख्याल क्यों रखना चाहती हो, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम आजाद हो जाओगी। इतना कह करके वो उसे पहली बार बहुत प्यार से किस करता है, ना कि जानवरों की तरह, जिस पर लीजा भी उसे नहीं रोकती है। अगले दिन फैंग अपने ठिकाने पर जाता है, जहाँ मैक्सिमस के राइट हैंड को पकड़ करके रखा गया था, जहाँ फैंग उस पर गन पॉइंट करके उसे सारी सच्चाई बोलने के लिए कहता है, जिस पर वो डर से बताता है कि हु फैमिली की बर्बादी के पीछे हु फैमिली की किसी करीबी का हाथ है, ना कि पूरी तरीके से मैक्सिमस का, क्योंकि वो तो आउटसाइडर था। ये सुनकर के फैंग के ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है और वो ड्रिंक करते हुए अपने पुराने हाउस के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने घुटने टेक करके अपने परिवार के हर एक सदस्य से वादा करता है कि वो उनके गुनहगारों से बदला लेकर के रहेगा। तभी वहाँ पर लीजा छाता लेकर के आती है, जिसे देख करके उसे याद आता है कि इन सब के पीछे किसी करीबी का हाथ है। इसीलिए वो उसे गुस्से से पकड़ करके कहता है कि मेरे फादर के गोदाम की चाबी या तो मेरे अंकल के पास थी या तो तुम्हारे फादर के पास थी, और जाहिर सी बात है कि मेरे अंकल तो मेरे फादर को नहीं फंसाएंगे, यानी कि वो इंसान तुम्हारे फादर थे। अब यहाँ पर लीजा फाइनली उससे कहती है कि अब आप मुझे मार ही डालिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ दे करके आपकी वो फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। इस बात पर फैंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम तो मेरे सामने खड़ी होने के भी लायक नहीं हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और अकेले में बैठ करके अपने फादर से कहने लग जाता है कि फादर मैं क्या करूँ, मैं कैसे लीजा को चोट पहुंचा करके अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। यहाँ पर वो फिर से खुद को हर्ट करने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ, और लीजा उसे ऐसा करता हुआ छुप करके देख लेती है और असिस्टेंट की कही बात को याद करने लगती है कि फैंग अपने परिवार को खोने के बाद से एक जख्मी जानवर की तरह बन गया है और मेंटल ट्रॉमा को सफर करता आ रहा है, और अब आपसे मिलने के बाद में उन्होंने अपने इमोशन पर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो दिया है, जिसकी वजह से उन्हें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज आप उन पर ब्लेम मत करिए, उनसे नफरत मत करिए, क्योंकि शायद आपको ये बात रियलाइज नहीं है कि वो आपको चोट पहुंचाने की जगह अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं और काफी अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर लीजा फौरन से उसके पास जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसकी वजह से लीजा का हाथ जख्मी हो जाता है। ये देख करके फैंग का दिल बैठा जा रहा होता है। तो लीजा कहती है खुद को चोट पहुंचाने से अच्छा है कि मेरी लाइफ लेकर के सब कुछ खत्म
करी। जिस पर फैंग कहता है कि मेरे परिवार के 13 लोगों की जान गई है, तुम्हारी एक लाइफ उनके लिए इनफ नहीं है। तो वो कहती कि फिर मैं क्या करूँ। तो फैंग कहता है कि बस तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ में रहो इन सब के बदले। तो लिसा कहती कि मैं आज से कसम खाती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, मेरी पूरी जिंदगी आपसे बिलोंग करती है, प्लीज अब खुद को हर्ट करना बंद कर दीजिए। इस बात पर फैंग उसे किस करता है। कुछ देर के बाद में वही मास्क मैन फैंग के मेंशन में इंटर करता है, जो कि उसके लिए कुछ टॉनिक और मेडिसिन लेकर के आया था जिससे कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तभी वहाँ पर लीजा आती है, जिसे देख करके वो मास्क मैन उससे पूछता है क्या मैं आपको याद हूँ। तो लीजा कहती है कि हाँ हम दोबारा से मिल रहे हैं। जिस पर वो उससे कहता है कि लीजा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। तो लीजा कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो उसके साथ में एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ वो उसके सामने अपना फेस रिवील करता है, जिसका आधा फेस खराब हो चुका था। और यहाँ पर इस मास्क मैन का नाम शेन था। और यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एक ऐसा भागा इंसान हूँ जिसने एक हादसे में अपनी याददाश्त तक खो दी है। मैं कौन हूँ मुझे ये तक नहीं पता है, लेकिन मेरे पास में कुछ है। इतने पर तो मैक्सिमस के आदमी आकर के उन दोनों को घेर लेते हैं और उन्हें अपने साथ में किडनैप करके लेकर के चले जाते हैं, जहाँ मैक्सिमस लीजा के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ होता है और वो लीजा को मारने ही वाला होता है। पर तब तक बीच में शेन आ जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। पर इससे पहले कि मैक्सिमस उसके ऊपर दूसरा वार कर पाता है, तब तक वहाँ पर फैंग भी पहुंच जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो जाती। इसी बीच लीजा शेन से कहती कि आपको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इतने पर शेन को कुछ याद आता है और उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें कि लीजा उसके साथ में होती है। उस फोटो को देख करके लीजा शॉक्ड रह जाती। इधर फैंग भी मैक्सिमस का काम तमाम कर देता है। इतने पर लीजा कहती कि आप वो शेन है, फैंग के अंकल। ये सुन करके तो फैंग भी शॉक्ड रह जाता है, जहाँ उन्हें फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब फाइनली उन्हें उनकी पहचान मिल जाती है, जहाँ फैंग उनसे पूछने की कोशिश करता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। बस उन्हें इतना याद था कि लीजा की फोटो उनके पास में है और वो उनकी फियांसी है। यहाँ पर वो लीजा का हाथ पकड़ करके कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे फिर से मिल गई। ये देख करके तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से उनका हाथ छुड़ा देता है। लीजा उसकी आंखों में जेलसी साफ देख पा रही होती है। इससे पहले कि फैंग आगे कुछ कह पाता, वो उसे रोक देती है, जहाँ डॉक्टर आकर के शेंग को कुछ चेकअप के लिए अपने साथ लेकर के चली जाती है। जिसके बाद तो फैंग फिर से पागल हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने अपना हाथ उन्हें क्यों टच करने दिया और मुझे कुछ क्यों नहीं बोलने दिया। मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, भले वो मेरे अंकल ही क्यों ना हो। इतना कहकर के वो उसे डेस्परेटली किस करने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, इस बात को हमेशा याद रखना। तो लीजा कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके अंकल की कंडीशन सही नहीं है, उन्हें अभी अचानक से फिर से झटका देना सही नहीं है। तो फैंग कहता है कि ठीक है मुझे किस करो। इतने पर लीजा उसे फौरन से किस करती है, जिसे पा करके वो शांत हो जाता है। अगले दिन फैंग शेन को अपने पुराने घर के बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पूरा का पूरा वो परिवार मर गया था, जिसे देख करके शेन बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तो फैंग उसे सहारा देता है, लेकिन तभी शेन के दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बताते कि इनके सर में पुरानी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसीलिए इन्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में शेन को उसकी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है, कैसे वो लीजा और फैंग को एक साथ देख करके जलता रहता था और उन दोनों के फादर को मैनिपुलेट करके उन्हें लीजा के साथ में शादी करने के लिए रेडी करवा लिया था, क्योंकि वो तो था घर का बड़ा बेटा। जब प्रेजेंट टाइम में वो लीजा को देख करके डेविल वाली स्माइल करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे राज बाकी थे। अब अगले दिन डिनर टेबल पर सभी बैठे होते हैं, जहाँ शेन और लीजा के बीच की पोलाइट और प्यार भरी बातें सुन करके तो फैंग को आगे लग रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी के अभी उन दोनों का काम तमाम कर दी इसी डिनर टेबल पर। इसीलिए वो जानबूझ करके लीजा के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे उठ करके वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद में वो खुद भी उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर वो पीछे से लीजा को जाकर के वॉशरूम में पकड़ लेता है और उससे अपनी तरफ मोड़ करके कहता है कि क्या तुम अंकल शेन को शीशेन का स्टेप फादर बनाना चाहती हो। तो लीजा कहती है कि अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो इसमें क्या बुराई है। तो फैंग कहता है कि क्या कहा तुमने, लगता है कि तुम भूल गए कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो लीजा कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि मैं आपकी हूँ, मैं तो बस आपके गंदे से गेम में फंस करके रह गई हूँ, पर सही मायने में मैं शादी करना चाहती हूँ और शीचेन के लिए फादर ढूंढना चाहती हूँ। तो फैंग कहता है कि किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और जब वो वॉशरूम के बाहर आता है तो उसे शेन देख लेता है। अब तो उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि लीजा थी तो उसकी फियांसी। इसीलिए वो कहता है कि लीजा लगता है कि अब तुम्हें फिर से मुझे इससे छीनना पड़ेगा। इसीलिए वो उसे डायरेक्टली प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर वो उसे ये भी बात कहता है कि वो शीशेन का फादर बन करके एक बेहतर जिंदगी उसे देना चाहता है। इतने पर वहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है अंकल, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी इंसान है और ये आपके प्यार के काबिल है। इसके फादर ने हमारे वो परिवार को बर्बाद कर दिया, ये एक अपराधी की बेटी है, ये आपके प्यार की काबिल नहीं है। यहाँ पर फैंग अपनी जेलसी में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, जिसे सुनकर के लीजा को सदमा लग जाता है और बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है और वो सोचने लग जाती है कि इसके मन से तो मेरी नफरत खत्म ही नहीं हो रही है। जिस पर शेन फैंग को लीजा से दूर करते हुए उसके आंसू बहुत प्यार से पूछने लगता है और कहता है कि तुम वो फैमिली की गुनहगार नहीं हो, इसलिए तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो लीजा कहती है कि पर मेरे फादर तो है ना। तो शेन कहता है कि तुम्हारे फादर ने ये सब किया है ना कि तुमने किया है।
इसीलिए सही नहीं कि हम एक इनोसेंट वुमन को सजा दें। ये सुनकर के फैंग का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है, जहाँ शैन उसे उसके सामने से लेकर के चला जाता है और लीजा को उसके रूम तक छोड़ करके उसे आराम करने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ लीजा सोचती कि शैन आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर उन्हें मेरे और फैंग के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, सोच रही कि मैं उन्हें धोखा दे रही थी। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगी? अगर मैं तुमसे ये कहूँगी मैं अंकल को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगा तब तुम क्या करोगी? इतना कह करके उसे बेड पर ले जाकर के पटक देता है और फिर से उसके साथ में वही सब करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लीजा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो फैंग को खुद से दूर करते हुए खुद को पॉइंट कर लेती और कहती कि बस बहुत हुआ, आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर देना चाहती हूँ। आपने मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर ली और बहुत ही ज्यादा बुली कर लिया है। अगर मेरे फादर आपके गुनहगार है तो मैं आज इसका रेप अपनी जान देकर के करूंगी। ये देख करके फैंग के पांव तले से जमीन निकल जाता है क्योंकि वो भी उसे बहुत प्यार करता था। यहाँ पर वो लीजा से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। पर लीजा उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और खुद को मारने वाली होती है, पर तब तक फैंग उसे रोक लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। जहाँ वो उसे फौरन से गले से लगा लेता है जैसे कि उसने अपनी लाइफ लाइन पकड़ी हो। तो लीजा उससे कहती कि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं शैन से शादी करूंगी और अब मैं उस प्रॉमिस को निभाना चाहती हूँ और अब मैं आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। ये सुनकर के फैंग को बहुत दुख होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अंकल को बहुत ही ज्यादा चाहने लगी हो? तो वो कहती कि हाँ मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इस बात पर फैंग उसे गुस्से से पुश करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये इम्पॉसिबल है। इतना कह करके वो बाहर आता है जहाँ शैन खड़ा होता है और वो फैंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ वो फैंग से कहता है कि देखो लीजा मेरी फियांसी है, इसीलिए उसे बेइज्जत करना बंद करो और उसे रिस्पेक्ट देना सीखो क्योंकि वो तुम्हारी आंटी है। और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि उससे दूर रहना सीखो क्योंकि वो मेरी होने वाली वाइफ है, वरना मैं तुम्हारे साथ में वो करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो फैंग हंसते हुए कहता है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो शैन कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि इतने सालों की रेपुटेशन में पल भर में तुम्हारी बर्बाद कर दे तो लीजा को मुझे वापस कर दे। तो फैंग कहता है कि लीजा कोई सामान नहीं जिसे मैं आपको वापस कर दूंगा, और वैसे भी लगता है कि आप भूल गए कि आपने हमारे हो परिवार के एनिमी टैंक की मदद की थी जिसका पूरा का पूरा सबूत मेरे पास में है, तो आप क्या किसी पर उंगली उठाएंगे? और वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, तो बेहतर ये होगा कि मेरे साथ में उलझने की कोशिश मत करिए, वरना जो इंसान खुद तबाह होने के लिए तैयार है वो किस कदर की तबाही मचा सकता है इसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और शैन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि वो फैंग का पागलपन अच्छी तरीके से जानता था। इधर फैंग अपने न्यू मिशन के लिए रेडी होता है और उसका यहाँ पर दिल कह रहा होता है कि वो जाने से पहले एक बार लीजा से मिल ले, पर वो ऐसा नहीं करता है और अपने खतरनाक मिशन के लिए निकल जाता है। जब इस बात का पता अंकल शैन को चलता है तो वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इसी मौके का फायदा उठा करके फैंग का काम तमाम कर दो और यहाँ पर वो बचना नहीं चाहिए। इधर फैंग रास्ते में होता है तभी उसके ऊपर शैन के आदमी अटैक कर देते हैं जिसमें कि उसके कई सिपाही मारे जाते हैं। ये देख करके तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके ऊपर बीच रास्ते में किसने हमला करवा दिया। असिस्टेंट कहता है कि हमारे तो यहाँ से निकल पाना काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि चारों तरफ ये आदमी हमें घेर रखे हैं। तो फैंग कहता है कि हम नदी के सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि पर ये नदी बहुत खतरनाक और गहरी है, पर फैंग उसकी एक बात नहीं सुनता है। दूसरी तरफ लीजा को पता चलता है कि हो फैमिली के पुराने घर की मरम्मत के दौरान उन्हें वहां पर खुदाई के दौरान एक बॉडी मिली है जिस पर लीजा फौरन से वहां पर जाकर के देखती है। तभी उसकी नजर उस बॉडी के हाथ पर पड़ती है जिसमें कि उसके फादर का जेड रिंग होता है। उस रिंग को देख करके वो पहचान जाती है कि ये तो उसके फादर है और यहाँ पर वो जोर जोर से रोने लगती है और उनके हाथ से वो जेड रिंग जैसे ही निकालती है तो उनके हाथ से एक चाबी भी गिरती है जिसे लेकर के वो घर चली जाती है और उस चाबी को देख करके सोचने लग जाती है कि ये तो मेरे फादर की लॉकर की चाबी है, जिसे लेकर के अगले दिन उस लॉकर तक पहुंचती है जिसमें कि बहुत सारे फाइल्स रखे होते हैं और उसमें एक टेप रिकॉर्डर भी होता है जिसे खुद लीजा ने अपने फादर को गिफ्ट किया था। और जब वो उसे प्ले करती है तो उसके पांव तले से जब ये निकल जाते हैं जिसमें कि उसके फादर शैन से कह रहे होते कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शैन कहता है कि हो परिवार का आधा हिस्सा मेरा था पर मैं हो परिवार का पूरा हिस्सा पाना चाहता था। तो उसके फादर कहते कि प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में आकर के तुमने अपने वो परिवार को करप्शन में फंसा दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो शैन कहता है कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सत्ता पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और वैसे भी आप मेरे होने वाले ससुर है तो चुपचाप से मेरी मदद करिए। यहाँ पर लीजा के फादर के पास में फिलहाल चुप रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में लीजा ये सब सुनकर के समझ जाती कि उसके फादर बेगुनाह थे और ये सारा किया था तो अंकल का ही है। इधर फैंग उन आदमियों में से एक आदमी को पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट करके पूछता है कि आखिर वो किसका आदमी है, जिस पर वो आदमी डर के मारे बता देता है कि उसके अंकल शैन ने उन आदमी को फैंग का काम तमाम करने के लिए भेजा है। तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेंशन में जाकर के इस बात को फैलाना होगा कि मैं भी उसमें मारा गया। जिस पर वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे सुनकर के शैन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जैसे कि उसकी लॉटरी लग गई हो। लेकिन ये बात सुनकर के लीजा को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। पर जब वो होश में आती है तो फूट फूट कर रोने लगती है कि वो लास्ट टाइम फैंग को नहीं देख पाई और ना ही उससे मिल पाई, उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन जल्दी उसी ये बात
भी पता चल जाती है कि शेन ने फैंग का काम तमाम करवाया है, वो एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो शीचेन को लेकर के यहाँ से भाग जाएगी। पर वो जैसे ही अगली सुबह जाने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो लीजा कहती है कि मुझे शीचेन को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, इसलिए मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर शेन आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, क्योंकि फैंग के जाने के बाद में सिटी की व्यवस्था काफी खराब हो गई है, इसलिए तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं रहेगा। जिस पर लीजा को उसके साथ में न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद में नर्स शीचेन को चेकअप के लिए लेकर के चली जाती है। तभी वहाँ पर फैंग मास्क लगा करके आता है और लीजा का मुंह बंद करके अपना फेस रिवील करता है, जिसे देख करके लीजा शॉक रह जाती है और फौरन से गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख करके तो फैंग भी हैरान था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी मौत की खबर सुन करके लीजा काफी खुश होगी। फैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मेरे लिए इतना क्यों रो रही है, मैंने तो इसके साथ में क्या नहीं किया है। फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, तो वो कहती है कभी नहीं, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। इतना कह करके वो उसे मारने लगती है। फैंग भी तो उससे प्यार करता था और यहाँ पर वो एकदम से पिघल जाता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें उस शीचेन को ले जाने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। तो फैंग उससे कहता है कि क्या तुम शेन को इतना चाहने लगी कि तुम यहाँ से जाना भी नहीं चाहती हो। और फाइनली लीजा यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे जानने के बाद में फैंग के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। पर तब तक शेन बाहर से लीजा को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुन करके तो फैंग अपना टेम्पर खोने लगता है। तो लीजा कहती है कि अभी ये सही समय नहीं है, क्योंकि उनके आदमी बाहर खड़े हैं और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि एक पीसफुल लाइफ आपके साथ में बिताना चाहती हूँ। जिस पर फैंग उससे कहता है कि लब, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपना बदला पूरा करने के बाद में मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। तो लीजा कहती है कि ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले कि शेन अंदर आता, लीजा बाहर निकल जाती है, जहाँ शेन उसे घर लेकर के चला जाता है और वो लीजा से कहने लग जाता है कि अब प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो लीजा उससे कहती है कि मैं ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी। ये सुनकर के लीजा काफी परेशान हो जाती है और जानबूझकर के कहने लग जाती है कि मेरा एक सपना है कि मेरी शादी चर्च में धूमधाम से हो, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर और मीडिया वाले हो और शहर के बड़े बड़े नामी लोग इन्वाइटेड हो। अब जैसा कि शेन तो लीजा के लिए नर्क तक में जाने के लिए तैयार था, इसीलिए वो फौरन से उसकी बात मान जाता है। यहाँ पर लीजा को ऐसा लगा था कि उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, पर शेन तो उसे डेस्परेटली शादी करना चाहता था। अब शेन को किसी तरीके का शक न हो, इसीलिए वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ में बहुत खुश हो, जैसे कि वो बस उसे ही चाहती है। अब मेंशन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जहाँ शीचेन लीजा से पूछता है कि माँ, क्या आप सच में उस आदमी से शादी करने जा रही हैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप अंकल फैंग से ही शादी करेंगी। तो लीजा यहाँ पर उसे पेंडेंट पहनाते हुए कहती है कि शीचेन, वो तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि रियल फादर है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है और तुम किसके बेटे हो। इतना कह करके वो उसे गले से लगा करके सोचने लगती कि मैंने इस शादी की सूचना पहले ही फैंग तक पहुंचवा दी थी। अब शादी फंक्शन शुरू होता है, जहाँ वेडिंग हॉल में लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है। इधर प्लान के हिसाब से लू भी मेंशन में इंटर करता है, जहाँ शीचेन उसे ऊपर से देख करके फौरन से कपड़ों के जरिए नीचे उतर जाता है, जिसे लेकर के लू भागने लगता है। पर उन्हें गार्ड देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ उनमें से एक गार्ड उन्हें मारने वाला होता है। पर तब तक फैंग पीछे से आकर के उस गार्ड का काम तमाम कर देता है, जिसे देख करके शीचेन कहता है कि पापा। इतना कह करके वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे हक कर लेता है। तभी फैंग की नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देख करके वो एकदम फ्रीज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि बेटा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो शीचेन उसे बताता है कि ये लॉकेट मेरे फादर ने मेरी माँ को दिया था और माँ ने मुझे इसे पहनाया है और माँ ने कहा है कि आप ही मेरे रियल फादर हैं। ये सुनकर के फैंग सोचता है कि इसका मतलब कि वो रात कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। इतना कह करके वो शीचेन को गले से लगा लेता है। इधर वेडिंग हॉल में लीजा से जब पूछा जाता है कि क्या आप मिस्टर शेन को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करती हैं, तो लीजा सबके सामने कहती है कि आप सभी को ऐसा लगता है कि मिस्टर शेन एक जेंटलमैन है, मगर असल में तो एक राक्षस और अपराधी है, जिसका सबूत मेरे पास में। इतना कह करके वो टेप रिकॉर्डर को प्ले कर देती है सबके सामने। ये देख करके शेन तिलमिला उठता है और उससे वो रिकॉर्डर मांगने लगता है, पर लीजा उसे वो रिकॉर्डर वापस नहीं करती। ऊपर से सारे गेस्ट शेन पर थू थू करने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजा के फादर शेन को घर में आग लगाने से रोक रहे थे, जहाँ वो परिवार के 13 लोग थे और इसी हाथापाई के चक्कर में शेन उनका टिकट काट देता है और वो चलते हुए मेंशन से भागने लगता है। तभी उसके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी आकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका फेस खराब हो जाता है और ऊपर से उसकी याददाश्त भी चली जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में शेन अपने आप को डिफेंड करने के लिए लीजा को पकड़ने के लिए अपने आदमी को ऑर्डर देता है, पर लीजा तो उसे पॉइंट कर लेती है और कहती है कि तुमने हुआ परिवार के साथ साथ मेरे फादर को भी मार डाला है, जिसका बदला आज मैं तुमसे लेकर के रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। तभी वहाँ पर फैंग अपनी आर्मी के साथ में आ जाता है और लीजा से कहता है कि माफ करना लब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और वो शेन से कहता है कि मुझे जिंदा देख करके तुम्हें सदमा लग गया होगा, क्योंकि तुम्हारे आदमी मुझे छू तक नहीं पाए, मरना तो बहुत दूर की बात है। ये सब सुनकर के तो अंकल पागल हो जाते हैं और अपना सारा गुनाह सबके सामने कबूल कर बैठते हैं, जिसके बाद में वो लीजा को मारने वाले होते हैं। पर तब तक फैंग बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से गोली उसे लग जाती है। इतने पर तो लीजा शेन का ही काम तमाम कर देती है
और फैंग को संभालते हुए कहती है प्लीज मुझे डराओ मत, प्लीज उठ जाओ। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही उसकी आईज क्लोज हो जाती है। ये देख करके लीजा जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। और अब हमें यहाँ से 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजा शीचिन से कहती कि जल्दी से पेड़ से नीचे उतरो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम अच्छी तरीके से ठीक हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। तो शीशिन कहता है कि देखो पापा आ गए। ये सुनकर के लीजा का ध्यान भटक जाता है। इतने पर तो शीशिन वहां से उतर करके भागने लगता है और सीधा फैंग से जाकर के टकरा जाता है और कहता है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना माँ आज मुझे खूब पीटेगी। इतना कहकर के वो फैंग के पीछे छुप जाता है, जहाँ लीजा आकर के कहती है कि जल्दी से मेरे सामने आओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो फैंग कहता है कि बच्चे तो शरारत करते ही हैं, जिस पर लीजा कहती है कि आपने इसे बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया है और दोनों मिलकर के मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको भी पीटना पड़ेगा। इतना कहकर के वो फैंग को सॉफ्टली पीटने लगती है। तो फैंग कहता है कि लव रुक जाओ, तुम मुझे मेरे मेंस के सामने ही पीट रही हो, ऐसे तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये सीन देख करके फैंग के सारे सिपाही और असिस्टेंट अपना मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन लीजा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। इसीलिए फैंग उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मुझे पीटती रहोगी तो मैं कसम से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें सेंसलेस किस करूंगा। इतना कहकर के वो उसे किस करने लगता है। जिन्हें किस करता हुआ शीचिन चुपके से देखने लगता है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।